स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे दलित समाज के वीर योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले वीरा पासी जी की प्रतिमा लगाकर हमारे गौरवशाली इतिहास का हमारे पूरे समाज को बोध कराया। इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे समाज में अनेकों वीरांगनाएं और वीर पैदा हुए। उदा देवी पासी जी, बिजली पासी जी भी हुए, अहिल्याबाई होलकर हुई, अवंतीबाई लोधी हुई, झलकारी बाई हुई, अनेकों वीर जवान और वीरांगनाएं हमारे समाज में, यहाँ तक कि फूलन देवी जी भी हुई। तो ऐसे अनेकों वीर लोग हमारे समाज में पैदा हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास को इतिहास लिखने वाले लोगों ने, जिनके हाथों में कलम थी, जिनका अधिकार शिक्षा के ऊपर केंद्रित था, जिन लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुजन समाज के वीर जवानों व हमारी वीरांगनाओं के इतिहास को छुपाने का काम किया। लेकिन जमीन के सीने को चीरकर सच को निकालकर जनता के सामने लाने का काम आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में, पूरे देश के इतिहास को पढ़ने के बाद अगर हमें अपने समाज के इतिहास को समझना है तो पहले तो एक बात समझ लो, जो लोग या जो कौम अपने समाज का इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। तो अगर हमें अपना इतिहास बनाना है तो पहले अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना होगा। आप समझिए कि हमारे हजारों साल की गुलामी का कारण क्या रहा, क्योंकि एक ऐसा संविधान था, एक ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसमें इस देश के तमाम शूद्र व चंडालों यानी अछूतों को उसमें चंडाल कहा गया। शूद्र और चंडालों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इसलिए हमारे समाज के, दलित समाज के लोग हजारों साल तक गुलाम रहे, शिक्षा से और ज्ञान से, व्यापार से वंचित रहे। लेकिन उसके बाद इस आंदोलन को ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया, सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू किया, साहू जी महाराज ने 1902 में पहली बार अपने साम्राज्य के अंदर पहली बार रिजर्वेशन को 1902 में लागू करके हमारे लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष से, अपने 5 में से 4 बच्चों को खोकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर उन्होंने हमारे समाज को हजारों साल की गुलामी से न केवल आजादी दिलाई, बल्कि हमारे समाज के लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ने लिखने का, नौकरी का, आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन सोच के देखो कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद बाबा साहेब के काम को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम किसने किया? दलितों को आगे बढ़ने का, रिजर्वेशन को इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम किसने किया? उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और ये भी सोच के देखो, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी संविधान सभा में आने के लिए बॉम्बे से चुनाव हार गए और उसके बाद उन्हीं की पार्टी से जोगिंदर नाथ मंडल जी ने अपने पद से रिजाइन करके उनको पूर्वी बंगाल से चुनकर संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा की 18 समितियों में से 13 समिति के सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। वहां उन्होंने जो काम किया इतिहास में, ऐतिहासिक रूप से संविधान को बनाने में काम किया। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई कि भारत आजाद हुआ और वो क्षेत्र जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चुनकर आए थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान में चला गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संविधान सभा से सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन उसी क्षण कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने और मौलाना आजाद जी ने यह सोचा कि आज जिस प्रकार भारत विविधताओं का देश है,
भारत में अनेकों संस्कृतियां, अनेकों धर्म हैं, हजारों जातियां हैं, हजारों साल की गुलामी है। ऐसे में एक ऐसा संविधान लिखने वाला चाहिए, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 समितियों में से 13 समिति में रहते हुए संविधान निर्माण में जो योगदान दिया था, उनके मुकाबले का संविधान का ज्ञाता कोई था नहीं। वो लीगल ह्यूमनिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा संविधान सभा में लाना है। तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद थे, एक संविधान सभा के सदस्य थे बॉम्बे से, डॉक्टर एस जयकर। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर एस जयकर को संविधान सभा से रिजाइन करवाया और वहां यह सुनिश्चित किया कांग्रेस पार्टी ने कि वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को निर्विरोध रूप से चुनकर संविधान सभा में लाना है, ताकि संविधान लिखने का सपना, इस पूरे विविधता भरे देश को एकजुट कर मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हो सके। और संविधान और अभी तभी महात्मा गांधी जी और नेहरू जी और पटेल जी के कार्य से, उनके दृढ़ संकल्प से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया कि हमारे देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को 3000 साल की गुलामी से आजादी दिलाकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हमें इतना वजीफा मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से ही पढ़ के हमारे लोग इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते थे, मेडिकल की डिग्री कर लेते थे, लॉ कर लेते थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, तमाम ऊंची ऊंची कुर्सियों पर हमारे लोग अगर पहुंचे तो ये केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से हुआ। लेकिन सोच के देखो, अगर कांग्रेस की नीयत खराब होती, अगर कांग्रेस के मन में इस देश के दलितों को मुख्य धारा में आकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाने की भावना ना होती, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद उनके दिया हुआ रिजर्वेशन आगे बढ़ता? अगर कांग्रेस की भी नीयत बीजेपी जैसी होती, जैसे आज बीजेपी ने पूरा स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, पिछली साल का स्कॉलरशिप आया ही नहीं अभी तक, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। जो बच्चे जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ, मेडिकल में हुआ, लॉ में हुआ, आज उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया, उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सैकड़ों पीएसयू कांग्रेस ने बनाए थे, जिनमें हमारे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली थी, वो सारे कांग्रेस के बनाए पीएसयू सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेज दिए। हमारे नौकरी के रास्ते बंद हो गए, ठेकेदारी प्रथा देश में लागू कर दी। लेकिन मैं अब आज पे आता हूं, आज मैं ये सोचता हूं, क्या भारत आजाद है? आप भी अपने मन में सोच के देखो, क्या भारत आजाद है? क्या हम अपने मर्जी से निर्णय ले सकते हैं? अगर हमें अगर रसिया से सस्ता तेल मिल रहा है और तेल की देश में किल्लत है, तो क्या हमें सस्ता तेल रसिया से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? लेकिन क्या अब ये अमेरिका तय करेगा? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अब ये निर्णय कि हमें रसिया से सस्ता तेल खरीदना कि नहीं खरीदना, क्या अमेरिका से पूछ के तय करेंगे? तो हमारे देश की सार्वभौमिकता कहां है? हमारी सोवरेनिटी कहां गई? हम क्या आजाद हैं कि नहीं है? आज हम अपनी मर्जी से सस्ता तेल रसिया से खरीद नहीं सकते, एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री से। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और तो और नॉर्वे में बेइज्जती करा दी। एक पत्रकार सवाल पूछता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर और सवाल का जवाब दिए बिना निकल जाते हैं। इस तरीके से देश को बार बार संसार करने का काम इधर मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसे में एक आशा की किरण है, तो वो है जननायक न्यायोदय राहुल गांधी, जो आज बहुजनों की मजबूत आवाज बन के उभरे हैं। चूंकि जितने बहुजन समाज के नेता हैं, आज सामाजिक मुद्दों पे बोलते नहीं है, रात दिन बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे युवाओं का कत्ल किया जा रहा है, हमारी बस्तियां जला दी जाती है, लेकिन कोई आवाज बहुजन समाज के नेताओं से देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक आदरणीय राहुल गांधी है, जो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी और तमाम तरह के उत्पीड़न के बावजूद 55 घंटे तक उनको इंटरोगेट किया गया, उसके बावजूद वो डरे नहीं। इस बहुजन समाज की सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और हम सबको ऐसे अवसर पे गौरव की अनुभूति हो रही है, जिस तरह वीरा फांसी जी ने हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, उदा देवी फांसी जी ने हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, उसी तरह का गौरव बढ़ाने का काम इस पूरे भारत को एकजुट करके, मजबूत करके, आजादी का एहसास दिलाकर हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं, चूंकि मेरा तो जो कैडर का काम है, कैडर देने का काम करता हूं, तो मेरे कैडर में तो पूरा पौने घंटे से 1 घंटा कम से कम लगता है। तो मैं अपना बाकी का समय आदरणीय राहुल गांधी जी को दूंगा, उनको सुनूंगा, उनका मार्गदर्शन लेके हम लोग अब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में अपने समाज को तैयार करने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आने वाले बच्चों को दोबारा गुलाम बनाने से रोकने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए आप गांव-गांव में जाकर आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके एक बार बता दो, क्या आप राहुल गांधी जी के साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के साथ है कि नहीं है? राहुल गांधी जिंदाबाद। जय 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 भीम।
जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल गौतम जी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे ऊर्जावान और संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री अजय राय जी आए और आपके बीच में अपनी बात रखें। श्री अजय राय। मंच पर बैठे हम सबके नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे अनुसूचित विभाग के चेयरमैन राज्यपाल गौतम जी, हमारे सांसद आदरणीय केएल शर्मा जी, सांसद हमारे तनुज जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों, नीचे बैठे हमारे भाई और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जननायक और हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज रायबरेली आए हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हैं। मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज वो वीरा पासी जी के इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पे आप सबके बीच में आए हैं। मैं निश्चित तौर से जो 1857 का जो गदर जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया, अंग्रेजों की छूट जाती, ऐसे महानायक मंगल पांडे जी, वीरा पासी जी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, हम सब लोग आदरणीय राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, अभी 4 दिन पहले निकला हूं, पर निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि एक बार नहीं 100 बार भी अस्पताल जाना होगा, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और इसी कांग्रेस की तिरंगे झंडे में लपेटकर हम सब लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देश को आजाद कराने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आम आदमी को, गरीब आदमी को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने काम किया वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने आगे काम किया और वही सब हमारे नेता राहुल गांधी की है। निश्चित तौर से ऐसे नेता के लिए हम सबका जीवन कुर्बान है, पूरी ताकत के साथ। जैसे बनारस और मोदी को 24 में पीछे किया 7 राउंड, मैं आदरणीय राहुल जी से कहना चाहूंगा कि 2029 नहीं 2027 में देश के प्रधानमंत्री रहते मोदी को बनारस की धरती पर हरा कर दम लेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, पूरी जनता में आपने जोश भर दिया। अब मैं चाहूंगा प्रमुख जी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी जी के वंशज, उनके परिवार के सदस्य बिंदादीन पासी जी को लेकर के आए और माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि बिंदादीन पासी जी को माला शॉल पहना करके और उनका सम्मान करें। वीरा पासी जी के वंशज हैं आदरणीय बिंदादीन पासी जी। आराधना मिश्रा जी, केएल शर्मा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, भैया शांत हो जाइए, भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। वीरा पासी जी के याद में ये फंक्शन है। उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो त्याग था, उसको याद कर रहे हैं हम आज। मगर जब मैं भाषण सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि हां, हम पासी जी की याद करते हैं, अंबेडकर जी की याद करते हैं, मगर जो विचारधारा अंबेडकर
अंबेडकर जी की थी, वीरा पासी जी की थी, उसकी रक्षा ठीक से नहीं करते। हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। कॉपी देना संविधान की है, लाओ। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये मत सोचिए कि ये जो किताब है ये मामूली चीज है। ये मत सोचिए कि ये किताब आजादी के बाद लिखी गई थी। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवाड़ा जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है। हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरा पासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्र चित्र लगाए जा रहे हैं, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, बिल्कुल वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं। वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते। यही कमी है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ो, मत्था टेको, मगर जब विचारधारा पर आक्रमण होता है, जब उनके खून पर आक्रमण होता है, तो फिर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और यह आक्रमण सिर्फ संविधान पर नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान क्या कहता है? वीरा पासी जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने क्या कहा? एक ही चीज कही थी, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अभ्यास का सही फल मिलना चाहिए। हर व्यक्ति एक समान है, और अगर ये देश है तो ये सबका देश है। किसी एक जात का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक अरबपति का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। नहीं, आप ताली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो, मगर जब आपके सामने, मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं, तो फिर आप चुप हो जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसमें आपकी आवाज है, ये आपका खून है, और इसकी रक्षा करना, इसको बचाना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं
कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अम्बेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अम्बेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अम्बेडकर जी वीरा पासी जी क्या कहते? तो जब हम अम्बेडकर जी की याद करते हैं, वीरा पासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करनी है। और यह मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरा पासी दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अम्बेडकर दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते, आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते, आज के युवाओं में से आएंगे। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए, संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा। मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए, एसआईआर,
महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। यह आपकी रक्षा करता था, यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रक्षा करता था, यह किसानों की रक्षा करता था, यह मजदूरों की रक्षा करता था, यह छोटे व्यापारियों की रक्षा करता था। नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म कर दिया। आपके जेब में से पैसा निकाल दिया। नोटबंदी से इसने किसानों को खत्म किया, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, रोजगार बंद किया और अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था, ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला। वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज तोड़ के विदेश चला जाता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने
इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ? उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। रास्ता क्लियर है, रास्ता दिखाया गया है पहले। अंबेडकर जी का रास्ता है, नेहरू जी का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है, वीरप्पाची जी का रास्ता है, बुद्ध भगवान का रास्ता है, नारायण गुरु, बसवना, ये सब, इन सब लोगों ने रास्ता दिखाया है। आप मूर्तियों के सामने हाथ जोड़िए, घंटों जोड़िए, मत्था टेकिए, मगर जब उनकी विचारधारा पर आक्रमण होता है तो फिर खड़े हो जाइए और पीछे मत हटिए। यही है मतलब मत्थे टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होने वाला, इसकी रक्षा कीजिए। इसमें वीरापासी जी की आवाज है, उनका खून है इसमें। अंबेडकर जी की आवाज है, खून है इसमें। गांधी जी, नेहरू जी, सबकी आवाज है इसमें, सबका खून है इसमें। आवाज की और खून की रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।